मैं प्राध्यापक एल.वी. गायकवाड़ आज एक नया लेक्चर लेके आया हूँ। लेक्चर है स्पोकन इंग्लिश के ऊपर और टॉपिक है ट्रांजिटिव वर्ब्स। देखिए, इन ट्रांजिटिव वर्ब्स को हम हिंदी में कहेंगे सकर्मक क्रियापदे, यानी इन वर्ब्स के साथ कर्म आता है, यानी ऑब्जेक्ट आता है। जिन जिन क्रियापदों के साथ में ऑब्जेक्ट्स आते हैं, कर्म आते हैं, उन्हें हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। द वर्ब नीड्स द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द मीनिंग। सच ए वर्ब इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा होता है कि इस वर्ब को, इस क्रियापद को ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, यानी एक कर्म उसे लगता ही है। यदि उसमें कर्म नहीं हो, यानी ऑब्जेक्ट नहीं हो, तो वह ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होता। और यदि उस वर्ब के साथ एक कर्म आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो उस वाक्य का या वाक्य का या सेंटेंस का अर्थ भी लग जाता है। ऐसे जो भी वर्ब्स होते हैं वाक्य में, सेंटेंस में, उन्हें हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। इट मीन्स द वर्ब विद द ऑब्जेक्ट इज द ट्रांजिटिव वर्ब। यानी इसका सिंपल अर्थ ऐसा हो गया कि क्रियापद के साथ ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ क्रियापद, यानी वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ वर्ब, यानी जो भी क्रियापद है उसके साथ में कर्म आएगा और कर्म के साथ में क्रियापद आएगा, तो वो जोड़ी बन गई ट्रांजिटिव वर्ब्स की जोड़ी। या हम उससे बताएंगे कि वो जोड़ी हम ट्रांजिटिव वर्ब्स के अनुसार ही देखेंगे। तो इसीलिए बिल्कुल ही अर्थ बन जाता है कि ट्रांजिटिव वर्ब हम उसी वर्ब को कहते हैं कि जिसके साथ में ऑब्जेक्ट आता है, कर्म आता है। द ट्रांजिटिव वर्ब क्रिएट्स एन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। देखिए, यदि हम अच्छी तरह से ट्रांजिटिव वर्ब समझना चाहते हैं तो हमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के तरफ जाना पड़ेगा। यानी ये जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं उनके साथ में हमेशा ऑब्जेक्ट्स आते हैं, कर्म आते हैं, और ऐसे दोनों यानी ऑब्जेक्ट और वर्ब दोनों मिलाकर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो यदि हमें ट्रांजिटिव वर्ब देखना है, पढ़ना है, बिल्कुल ही ढूंढना है, तो हम उसे इस तरह से ढूंढ सकते हैं कि वाक्य में या सेंटेंस में एक वर्ब होगा और उसके साथ में एक कर्म या एक ऑब्जेक्ट आया होगा। ऐसा यदि वाक्य में दिखता है, सेंटेंस में दिखता है, तो वह जो वर्ब है उस वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। इसीलिए यहाँ पर वेरी क्लियर है कि द ट्रांजिटिव वर्ब क्रिएट्स एन एक्टिव वॉइस एंड अ पैसिव वॉइस। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमने उदाहरण के तौर पे लिया हुआ है, कुछ वाक्य, कुछ सेंटेंसेस हमने लिए हुए हैं, तो हम इसके ऊपर अभी चर्चा करेंगे। देखिए, श्याम रोट अ लेटर। तो इस वाक्य में यहाँ पर श्याम नाम का कर्ता है, सब्जेक्ट है, रोट नाम का यहाँ पर क्रियापद आया हुआ है, वर्ब है। यह वर्ब सिंपल पास्ट टेंस में आया हुआ है और उसके साथ में यानी रोट नाम के वर्ब के साथ में यहाँ पर अ लेटर नाम का ऑब्जेक्ट या कर्म आ गया है। तो यह बन गया एक्टिव वॉइस। यानी हम एक्टिव वॉइस यदि पढ़ना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो हमें सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्टिव लेना पड़ेगा, जब हम यहाँ पर उसे एक्टिव वॉइस बोल सकते हैं।
तो इस एक्टिव वॉइस का जो भी पैसिव वॉइस होगा वो इसी तरह से होगा। अ लेटर वॉज रिटन बाय, जो अपना सब्जेक्ट है मोहन। देखिए, अ लेटर वॉज रिटन बाय मोहन। तो यहाँ पर हमने पहला जो एक्टिव वॉइस लिया था वह लिया था मोहन रोट अ लेटर। तो इसका पैसिव वॉइस बन गया अ लेटर वॉज रिटन बाय मोहन। तो यह पैसिव वॉइस है। तो इस पैसिव वॉइस का हम जब स्टडी करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो ऐसा होता है कि अ लेटर यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन के आया हुआ है और वॉज रिटन इसका पैसिव वॉइस का वर्ब यहाँ पर आया हुआ है, क्योंकि ये जो एक्टिव वॉइस है ये सिंपल पास्ट टेंस में है। वह है रोट, WROT, रोट। तो इसका पैसिव वॉइस का क्रियापद बन गया वॉज रिटन। तो सेंटेंस हो गया लेटर वॉज रिटन बाय मोहन। और ये जो बाई है यहाँ पर, यह बाई हमने हमारे पास से यहाँ पर डाला हुआ है और फिर बाद में जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को हमने वहाँ पर लिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर वाक्य बन गया अ लेटर वॉज रिटन बाय मोहन, और जो अपना एक्टिव वॉइस है यह एक्टिव वॉइस है मोहन रोट अ लेटर, और उसका पैसिव वॉइस बन गया अ लेटर वॉज रिटन बाय मोहन। तो देखिए इन दो जो भी वाक्य है या सेंटेंसेस, या इन दोनों में यहाँ पर एक्टिव वॉइस है और उसका पैसिव वॉइस बन गया है। तो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में जो रोट है इसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, क्योंकि इस रोट के साथ में अ लेटर नाम का ऑब्जेक्टिव आ गया है, इसीलिए रोट नाम का क्रियापद यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि उससे हमने यहाँ पर पैसिव वॉइस बनाया है। तो एक्टिव वॉइस है मोहन रोट अ लेटर एंड पैसिव वॉइस है लेटर वॉज रिटन बाय मोहन। तो देखिए हम एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें ऑब्जेक्ट आता ही है। इसमें यदि ऑब्जेक्ट है तो भी हम उसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। यदि उसमें एक्टिव वॉइस में यदि ऑब्जेक्ट नहीं है, कर्म नहीं है, तो हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। और देखिए जिस वाक्य में, जिस सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट है, एक कर्म है और एक वर्ब है, जैसे कि इस वाक्य में आया हुआ है, ये ऐसा यदि उसमें है तो इसका मीनिंग हो गया कि इस वाक्य में आया हुआ जो क्रियापद है वह ट्रांजिटिव वर्ब है और वह पैसिव वॉइस बनाता है। यानी हर ट्रांजिटिव वर्ब पैसिव वॉइस बनाता है और हर ट्रांजिटिव वर्ब एक्टिव वॉइस बनाता है। We can get an object by asking what and to whom to the verbs। यानी जो क्रियापद होते हैं इन क्रियापद को सभी को हम व्हाट से यानी काय से प्रश्न पूछते हैं। काय यानी हम मराठी भाषा में उसे काय बोलेंगे, लेकिन हिंदी में व्हाट यानी यानी मोहन रोट अ लेटर। तो हु रोट अ लेटर, यहाँ पे यदि हम पूछते हैं कि हु रोट द लेटर तो हु से बन जाता है सब्जेक्ट। और क्या लिखा यहाँ पर हम बताएंगे कि मोहन रोट अ लेटर, तो मोहन ने क्या लिखा, मोहन रोट अ लेटर, मोहन ने पत्र लिखा। तो मोहन ने क्या लिखा, तो उत्तर आ जाता है लेटर, अ लेटर। तो लेटर यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो हम यदि ऑब्जेक्ट ढूंढना चाहते हैं वाक्य में, यदि हम
ऑब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं वाक्य में या स्टडी करना चाहते हैं, अभ्यास करना चाहते हैं, तो हमें व्हाट का एक प्रश्न उसे पूछना पड़ेगा, उस वाक्य को पूछना पड़ेगा, उस क्रियापद को पूछना पड़ेगा कि देखिए मोहन रोट अ लेटर, तो हम बताएंगे व्हाट डिड मोहन राइट, एंड मोहन ने क्या लिखा, तो उत्तर आ गया अ लेटर लिखा। और दूसरा जो प्रश्न यहाँ पर बन जाता है कि यदि हमें और ऑब्जेक्ट ढूंढना है तो हम प्रश्न पूछ सकते हैं क्रियापद को टू हुम से, टू हुम से, यानी आई हेल्प्ड हिम, आई हेल्प्ड हिम। तो इस वाक्य में आई सब्जेक्ट है, हेल्प्ड यह वर्ब है और हिम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो आई हेल्प्ड हिम यानी किसे हमने मदद की, आई हेल्प्ड हिम यानी उसे मैंने मदद की, यानी किसे मैंने मदद की, तो उत्तर बन जाता है कि हिम यानी उसे मैंने मदद की। तो आई हेल्प्ड हिम, तो इसी में आई सब्जेक्ट है, हेल्प्ड यह वर्ब है और हिम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो यह ऑब्जेक्ट हमने कैसा निकाला, तो हमने यहाँ पर एक प्रश्न पूछा टू होम यानी किसे मैंने मदद की, तो उत्तर आ जाता है हिम को यानी उसे मैंने मदद की। तो यदि हमें ऑब्जेक्ट ढूंढना है, पूछना है, यदि हमें ऑब्जेक्ट मिलाना है या उसे हमें सर्च करना है, उसका संशोधन करना है वाक्य में, तो हम उस वाक्य को, उस क्रियापद को हम व्हाट या टू होम ऐसे दो प्रश्न हम पूछ सकते हैं और ऐसा पूछने के बाद हमें उत्तर मिल जाते हैं और उन्हें हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो वाक्य में ऑब्जेक्ट कैसा निकाला जाता है, इसी का तरीका हमने यहाँ पर सीख लिया। देखिए यहाँ पर हमने वाक्य लिया हुआ है, सेंटेंस लिया हुआ है, टकले रोट अ लेटर। देखिए टकले नाम का यहाँ पर आदमी है और उसे हमने टकले रोट यानी टकले ने लिखा, अ लेटर यानी एक पत्र लिखा, टकले ने एक पत्र लिखा। तो यहाँ पर इसका हम जब स्टडी करेंगे तो व्हाट रोट, व्हाट डिड टकले राइट, टकले ने क्या लिखा, व्हाट रोट टकले ने क्या लिखा, तो उत्तर बन जाता है, उत्तर आ जाता है अ लेटर, टकले ने अ लेटर लिखा। दूसरा वाक्य यदि हम बोलेंगे तो मोहन रोट अ लेटर, व्हाट डिड मोहन राइट, तो उत्तर बन जाता है अ लेटर। तो यहाँ पर हम अंग्रेजी में यदि व्हाट क्वेश्चन पूछ लेते हैं क्रियापद को, तो हमें ऑब्जेक्ट मिल जाता है। तो देखिए एक वाक्य हमने लिया हुआ है, सेंटेंस हमने यहाँ पर लिया हुआ है और वह है आई गेव मनी टू अ बेगर। देखिए यहाँ पर ये जो वाक्य है, ये जो सेंटेंस है, इसका मीनिंग ऐसा हो जाता है हिंदी में कि आई गेव मनी टू अ बेगर, यानी मैंने एक भिखारी को पैसे दिए, आई गेव मनी टू अ बेगर। तो इसका यदि हम स्टडी करते हैं तो इस स्टडी में ऐसा मिल जाता है कि किसे मैंने पैसे दिए, टू हुम गेव यानी टू हुम आई गेव मनी, टू हुम डिड आई गिव मनी। तो ऐसा यह क्वेश्चन बन जाता है और यह क्वेश्चन एक उत्तर देता है और उत्तर आ जाता है अ बेगर, यानी भिखारी को मैंने पैसे दिए, ऐसा उसका उत्तर मिल जाता है। तो आई गेव मनी टू अ बेगर, तो एक बेगर को मैंने पैसे दिए, किसे मैंने पैसे दिए, टू हुम गेव, टू हुम डिड आई गिव मनी, तो उत्तर आ जाता है अ बेगर। तो यह जो बेगर यहाँ पर है, यह बेगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया। और आई गेव मनी
क्या दिया मैंने भिखारी को, व्हाट डिड आई गिव टू अ बेगर, यानी भिखारी को मैंने क्या दिया, तो उत्तर मिल जाता है पैसा, मनी। तो यह मनी यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट, एक कर्म यहाँ पर आ गया। तो इस वाक्य में, इस सेंटेंस में यहाँ पर दो कर्म आ गए। मनी नाम का कर्म यहाँ पर आ गया कि जिसे हमने व्हाट से, व्हाट नाम का प्रश्न पूछा और हमें यह मनी मिल गया। तो मनी नाम का ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर मिल गया, इस ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। और टू हुम गेव, ऐसा यानी किससे हमने दिया, तो यहाँ पर उत्तर आ गया अ बेगर। तो यहाँ पर अ बेगर नाम का एक ऑब्जेक्ट मिल गया कि जिसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर कहेंगे। तो इसीलिए आगे की जो भी बातचीत चलती है, आगे हम ऐसा कहेंगे कि समटाइम्स टू ऑब्जेक्ट्स कम विद द ट्रांजिटिव वर्ब्स। देखिए, इन ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ में एखादा जो वाक्य होता है या सेंटेंस होता है, उसमें दो ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। पहला ऑब्जेक्ट आता है, उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और दूसरा ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी प्रत्यक्ष कर्म या अप्रत्यक्ष कर्म हम उसे बोलते हैं। आउट ऑफ देम, यानी इन दो कर्मों से, या ये जो कर्म होते हैं उनका यदि हम अभ्यास करते हैं, तो उन कर्मों में वन इज मेन, तो एक मेन ऑब्जेक्ट होता है जिसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसमें मेन होता है। और दूसरा जो सेकंड हो जाता है, तो द सेकंड ऑब्जेक्ट इज सेकेंडरी एंड दैट इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो दूसरा ऑब्जेक्ट जो होता है, यहाँ पर एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या सेकेंडरी या सेकंड ऑब्जेक्ट हम उसे कहते हैं। तो यहाँ पर मनी नाम का यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, इसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे, और अ बेगर को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर कहेंगे। तो ऐसा यहाँ पर मतलब होता है, या ट्रांजिटिव वर्ब का स्टडी ऐसा हम कर सकते हैं, और हमारी स्पोकन इंग्लिश अच्छी तरह से हम बढ़ा सकते हैं। देखिए, यदि हमें अच्छी अंग्रेजी बोलना हो, लिखना हो, तो यह ट्रांजिटिव वर्ब्स एक्टिव वॉइस के बारे में, पैसिव वॉइस के बारे में बहुत मदद करते हैं। तो इनका स्टडी करना बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। देखिए, आई गेव मनी टू अ बेगर, यह यहाँ पर वाक्य है, सेंटेंस है। तो हम इसका स्टडी करेंगे तो स्टडी में आ जाता है व्हाट गिव, यानी क्या दिया। व्हाट गिव, क्या दिया। और व्हाट डिड आई गिव अ बेगर, उस बेगर को, उस भिखारी को मैंने क्या दिया। तो उत्तर मिल जाता है मनी, यानी पैसे दिए। तो यह पैसे, मनी नाम का यह शब्द यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या मेन ऑब्जेक्ट आ गया। दूसरा स्पष्टीकरण हम यहाँ पर ऐसा देंगे कि आई गेव मनी टू अ बेगर, इसमें हम ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि टू होम डिड आई गिव मनी, और टू होम गेव, यानी टू होम गेव मनी, यानी मैंने किसको पैसे दिए, किसे मैंने पैसे दिए। तो यहाँ पर उत्तर मिल जाता है कि एक भिखारी को या बेगर को मैंने यहाँ पर पैसे दिए। तो अ बेगर जो वर्ड है यहाँ पर, यह बन गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या सेकंड ऑब्जेक्ट या सेकेंडरी ऑब्जेक्ट। यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और सेकेंडरी ऑब्जेक्ट कभी भी मेन या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनता। द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेट्स विथ एन ऑब्जेक्ट। देखिए, यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसी भी वस्तु के साथ में आ जाता है। यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हम जो भी शब्द होता है, यह शब्द वस्तु, यानी हम
सब्सटेंस बोलेंगे, चीज बोलेंगे, एक वस्तु हम उसे बोलेंगे, चीज बोलेंगे, तो इस चीज को वो दिखलाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वी अर्न इट बाय आस्किंग क्वेश्चन विथ व्हाट नाम का प्रश्न पूछ के, क्या ऐसा प्रश्न पूछ के हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वाक्य में से या सेंटेंस में से हम उसे उठा सकते हैं, निकाल सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। देखिए, द टीचर गेव हिम अ प्राइज, ऐसा यहाँ पर वाक्य है, सेंटेंस है। द टीचर गेव हिम अ प्राइज, यानी शिक्षक ने उसे प्राइज दिया, यानी बख्शीश दिया, यानी उसे अवार्ड दिया। तो यहाँ पर ऐसा वाक्य बन गया, द प्राइज इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर यह प्राइज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, मेन ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया। क्यों? तो टीचर ने उसे एक बख्शिश दिया, तो क्या दिया? तो बख्शिश दिया। तो यह क्या ऐसा प्रश्न पूछा, तो बन गया प्राइज, और प्राइज को हम कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यदि हमें पूछना है, ढूंढना है, तो हम काय से या क्या से हम प्रश्न पूछ सकते हैं। तो द टीचर गिव हिम अ प्राइज, तो व्हाट यानी क्या दिया तो मिल जाता है प्राइज दिया। तो प्राइज यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया। सो यहाँ पर द प्राइज इज अ सब्सटेंस, यहाँ पर जो प्राइज है यानी जो बख्शिश है, अभी वैसा देखा जाए तो वह अवार्ड है, रिवार्ड है। ये जो रिवार्ड है, जो अवार्ड है, ये जो बख्शिश है, ये जो बख्शिश पत्र है, वह तो निर्जीव है, इनएनिमेट है, फिर भी वह एक सब्सटेंस है, एक चीज है, एक पदार्थ है। द सब्सटेंस इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और मेन ऑब्जेक्ट। देखिए, जो भी चीज होती है, जो भी सब्सटेंस हो जाता है, जो भी पदार्थ हो जाता है, इस पदार्थ को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या मेन ऑब्जेक्ट कहते हैं। बट हिम इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस वाक्य में देखिए, द टीचर गिव हिम अ प्राइज, यानी शिक्षक ने उसे बख्शिश दिया। तो किसे बख्शिश दिया? तो उत्तर मिल जाता है हिम। तो यह जो हिम है, यह हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यानी वाक्य में हम यदि पूछते हैं किसे दिया, किसे बुलाया, श्याम कॉल्ड हिम। किसे बुलाया? तो यहाँ पर उत्तर मिल गया, हिम को यानी उसे बुलाया। तो हम किसे बुलाया या किसे मदद किया, ऐसा हम जब पूछते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाता है। तो बट हिम इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हियर। सो हिम नाम का शब्द यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया। वी गॉट इट बाय आस्किंग होम, और हमने यह हिम नाम का जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर ढूंढा, यह ऑब्जेक्ट हमने होम नाम का प्रश्न पूछ के ढूंढा। यानी किसे दिया? टीचर ने अवार्ड दिया, लेकिन किसे दिया? तो उस हिम को दिया, उस बच्चे को दिया, उस आदमी को दिया, ऐसा उसका मीनिंग हो जाता है। इसलिए उसे हम यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कम्स बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए, वाक्य में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है, प्रत्यक्ष कर्म जो होता है, उसके पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। ऐसा हमेशा करना चाहिए। जैसे कि हम बोलेंगे द टीचर गेव हिम अ प्राइज, तो यहाँ पर यह हिम नाम का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और प्राइज नाम का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले यह हिम यहाँ पर आ गया है और वाक्य बन गया द टीचर गेव हिम अ प्राइज। बट वी कैन चेंज द प्लेसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन द सेंटेंसेस आल्सो। यानी जो भी वाक्य होते हैं, जो भी सेंटेंसेस होते हैं, इन सभी सेंटेंसेस में हम यह जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनकी जगह या प्लेसेस हम बदल सकते हैं। जैसे कि द टीचर गेव अ प्राइज टू हिम। देखिए, पहले हमारा जो वाक्य था
वह था द टीचर गेव हिम अ प्राइज, और अभी हमने क्या कर दिया, द टीचर गेव अ प्राइज टू हिम। तो यह प्राइज हमने पहले ले लिया और टू हिम हमने बाद में लिया, यानी हिम को हमने वहां पर टू लगा दिया। तो हमने इस जो भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, या दोनों ऑब्जेक्ट है, उनकी प्लेसेस हमने यहाँ पर चेंज कर दी। देखिए आगे का, द ट्रांजिटिव वर्ब्स डोंट स्टैंड विदाउट द ऑब्जेक्ट। देखिए ये जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, इन सभी को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती ही है। यदि वहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ट्रांजिटिव वर्ब्स नहीं बन सकते, या ट्रांजिटिव वर्ब हम नहीं उन्हें बोल सकते, और एक्टिवाइज का पैसिवाइज हम नहीं बना सकते। इफ द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट देयर विद द वर्ब्स, द सेंटेंस नेवर गिव्स कंप्लीट एंड क्लियर मीनिंग। और वाक्य जो होता है या सेंटेंस होता है, वह भी कंप्लीट मीनिंग या फुल मीनिंग या पूरा मीनिंग वाक्य भी या सेंटेंस भी नहीं देता। जैसे कि हम उदाहरण लेंगे, द बैड मैन लाइक्स बैड वर्क्स। देखिए जो बुरा आदमी होता है उसे बुरे कर्म ही भाते हैं या अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर द बैड मैन यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, लाइक्स यह यहाँ पर वर्ब हो गया, और बैड वर्क्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसका हम स्टडी करेंगे। द बैड मैन लाइक्स बैड वर्क्स। तो क्या भाते हैं उसे, क्या भाते हैं, तो बैड वर्क्स भाते हैं। तो ये बैड वर्क्स यहाँ पर यह ऑब्जेक्ट आ गया। तो देखिए यहाँ आज हमने इस लेक्चर में अंग्रेजी लिखने और बोलने के लिए जो भी ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं उनके साथ में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, और स्पोकन इंग्लिश हम अच्छी तरह से लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। इसीलिए हमने आज इस लेक्चर में ट्रांजिटिव वर्ब्स पढ़े। यह टॉपिक आपको कैसा लगता है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, और बिल्कुल ही मेरा यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। इस उम्मीद के साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।